स्वागत है आपका यूपीपीसीएस के इस क्लास में पीटी ओरिएंटेड। आज हम पुनः एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि पीटी पर कैसे प्रश्न बनेंगे। हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात की और फिर इकोनॉमिक इशू पर। आज बातचीत हो रही है राष्ट्रीय मुद्दों पर। राष्ट्रीय मुद्दों की श्रृंखला कड़ी में अगर आप देखेंगे, संविधान और राज्य व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्दे का एक काफी बड़ा पार्ट है। तो बात जब होती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स की, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे गवर्नेंस के भी रहते हैं, सोशल जस्टिस के भी रहते हैं, जुडिशरी के जो कुछ प्रमुख जजमेंट्स रहते हैं उनसे भी रहते हैं, जो भी बिल प्रस्तुत किया जाता है या कोई नया कानून बनता है उससे भी रहते हैं, और जो भी इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है, कोई पोस्ट को लेकर के न्यूज आ रहा है, डिस्प्यूट्स हो रहा है या प्रसंग हो रहा है। अगर संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए अध्यायों को देखें जो कि इतने पार्ट में डिवाइडेड है, तो कैसे प्रश्न बनेंगे 2025 के पीटी में। देखिए, बात चाहे यूपीपीसीएस की हो, बात चाहे बिहार की हो, या बात चाहे आरओ के पेपर के हो, टॉपिक्स वही रहते हैं। एग्जाम का जैसे लेवल होता है, प्रश्न वैसे ही बदल बदल के पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ अखबारों को कतरा है और वो अखबार यहाँ पर आपके सामने है। हम इन्हीं के बेस पर संविधान, राज्य व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम से सवाल कैसे बनेंगे 2025 के, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो जो पहला है वो पीएम मोदी साहब ने लॉन्च किया है कि मैनस्क्रिप्ट मिशन। अब ये एक नया आया है एनएमएम मिशन, और उसके तहत कुछ फंड अलॉटमेंट हुआ है। अब इसके तहत जो भी पांडुलिपियां हैं, रिसोर्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाएगा। अब इतना आसान तो सवाल बनेगा नहीं। तो अब ये जानना है कि योजना क्या है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह योजना क्यों लागू किया जा रहा है, इस प्लान्स को कौन सा मंत्रालय एक्टिव कर रहा है, और इसके पीछे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट्स क्या है। इतने एस्पेक्ट बनते हैं इस प्लान से। ठीक इसी तरह दूसरा प्लान्स देखें, वर्क फोर्स पोटेंशियल इन इंडिया, वुमेन्स के बारे में कुछ रिपोर्ट आई है, सोशल जस्टिस का टॉपिक है, द हिंदू ने कवर किया। अब मैन फोर्स को लेकर के एक तो आंकड़े रिपोर्ट आते हैं कि भारत में महिला वर्किंग दर या महिला भागीदारी, श्रम भागीदारी इतनी है। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे प्लान्स चलते हैं, बनाए जाते हैं। उसी से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं कि जेंडर इक्वलिटी के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं को लॉन्च करती है। यह योजना अन्य योजनाओं से कैसे अलग है, इसमें क्या नया पहल किया गया है, पूर्ववर्ती योजनाओं में क्या मिक्स किया गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर और देखिए, डिजिटल एरा को बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एक अभियान चलाया गया है, या एक गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है। इसका क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या एजेंडा है या क्या निहित उद्देश्य रखे गए। आगे देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के ऊपर कुछ जजमेंट दिया है। अब यहां पर प्योर पॉलिटी का सेक्शन शुरू हो जाएगा कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा क्या, कैसे, कितने प्रकार की है, इतना तो जानना ही है। इसके साथ साथ ये भी जानना है कि हाल के दिनों में आर्टिकल 32 को लेके किस प्रकार का चेंज आया। और भी देखिए, यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसकी क्या विशेषता है, या डाटा को लेकर के क्या आया। ठीक उसी तरह अन्य और भी चीज है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो है एससी और एसटी को लेके स्लब क्लासिफिकेशन, मतलब उनके श्रेणीकरण के लिए। और भी इस तरह की जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं, मिशन कर्मयोगी या प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर आगे देखिए, और फिर उसी तरह टेकन रिजेक्टेड पीआईएल को लेके यशवंत वर्मा के ऊपर लगने वाले भ्रष्टाचार के ऊपर मुद्दे हैं, या फिर अन्य और भी इसी तरह के। सेकुलरिज्म को लेकर के बहुत डिस्प्यूट्स हो रहा है, सोशलिज्म को लेकर के प्रियम्बल में जो दोनों शब्द शामिल हुए हैं उनको लेकर के, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, यहाँ पर लगभग ऐसे दर्जनों मैटर हैं जो 1.5 साल में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से कवर हुए। अब मूल बात आती है कि सवाल कैसे बनेंगे। अब जैसे एक 3 विशेष तरह के भारतीय दंड संहिता में एक शब्द प्रयोग हुआ, पुनर्स्थापनात्मक न्याय।
अब ये क्या है, चर्चा में क्यों है, इसमें क्या शामिल है, ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ, ये किससे रिलेटेड है, क्या यह पंचायती राज से रिलेटेड है या नहीं है। पंचायती राज के मॉडल पर बना हुआ भारत में एक शब्द है पुनर्स्थापनात्मक न्याय। ये किस तरह, कैसे आज न्यूज में बना हुआ है। ठीक उसी तरह नकल रोकने का अभियान बना, कब लागू हुआ, एम्बिशन क्या है, जांच कौन करेगा और सजा का प्रावधान। हो सकता है प्रश्न न बने, लेकिन 1.5 साल में जो कुछ भी नया विधान बनता है, नया एक्ट बनता है, उससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। ठीक उसी तरह पैन में क्या नहीं होता, पैन को लेकर नई गाइडलाइन आई है, गवर्नेंस का मुद्दा है। अब पैन में क्या नहीं होता और सरकार ने कुछ नया रखा है, ये जो पैन का नंबर है ये क्या दिखाता है, एक बार पूछा भी जा चुका है। ठीक उसी तरह न्याय दिलाने में न्यायपालिका की भूमिका क्या है मामला अनीता कुशवाहा का, सुब्रतो रॉय सहारा का, स्वप्न त्रिपाठी का। ये तीनों लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तीनों लोग संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों से जुड़े हुए हैं। इनका क्या मतलब है, इनके जजमेंट से क्या आ रहा है। ठीक उसी तरह आम आदमी की न्याय तक पहुंच के लिए संविधान का क्या प्रावधान है, आर्टिकल 32, जिसके मैंने बारे में अभी आपको ये न्यूज दिखाई। फिर अनीता कुशवाहा का मामला, क्या यह मूल अधिकार है या आर्टिकल, किस आर्टिकल से यह जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह न्याय तक पहुंच के लिए मूल अधिकार में है तो कहाँ वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है तो ये कहाँ वर्णित है, न्यायालय की कोई भूमिका है तो कोई भूमिका कौन सी है, कैसे रीट जारी किया जाता है, और संविधान में क्या यह इसकी व्याख्या है या नहीं है। अब जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न वहां पूछे जाते हैं उसमें पहला स्टेटमेंट तो आपको पता रहता है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट पता नहीं रहता। पहला स्टेटमेंट तो लगभग आप कोई भी एनसीईआरटी की किताब या लक्ष्मीकांत की किताबों से आपने रट लिया है या याद है आपको, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट की क्लियरिटी नहीं है। वो कहाँ से मिलेगी, वो इन्हीं करंट अफेयर्स की घटनाओं से मिलेगी जिनसे जोड़ करके जीएस के सेक्शंस को पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह कर्मयोगी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ मैं फिर दिखाता हूँ कर्मयोगी के बारे में जो भी न्यूज आई, जिस तरह की आई। हालांकि यह प्लान बहुत पहले सेट हुआ है या ये बहुत पहले अनाउंस हुआ है, लेकिन उसमें कई सारी चीजें नए सिरे से आती रहती है। जैसे मिशन कर्मयोगी, ये देखिए नए सिरे से सारी चीजें लॉन्च की गई या नए सिरे से चीजों को बताया गया। अब इसी से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आपको जाननी, क्या जाननी है। प्रारंभ तो 2020 में हुआ, लेकिन 2024 और 25 में ये क्यों चर्चे में है, इसका एम्बिशन क्या है, क्या जो प्रावधान किया गया है उससे रिलेटेड ये कुछ क्या करता है क्या नहीं करता। अब मिशन कर्मयोगी लोक सेवकों के अंदर क्षमता निर्माण करने की एक स्कीम है, ये सब जानते हैं, लेकिन 2024 में और 25 में नया क्या हुआ। ठीक उसी तरह यहां पर भी देखिए राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के हर साल कुछ ना कुछ होता है। इस साल भी 1.5 सालों में हुआ। संपत्ति के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, एक एमिनेंट डोमेन सिद्धांत है भूमि अधिग्रहण से, ब्रिटिश पीरियड में बना, वो भी चर्चे में है। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के कई सालों से चर्चे में है। फिर संविधान का 44वां संशोधन भी हुआ है, उसके चलते ये चर्चे में है। अब सब जानते हैं संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, अब यह एक नॉर्मल अधिकार है। लेकिन लास्ट 75 ईयर्स में राइट टू प्रॉपर्टी को लेके जो कुछ भी हुआ, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और इधर 1.5 सालों में जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीजें, अगर इसके बारे में आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। अब वो दिन गए जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है नहीं है या आर्टिकल 300 में वर्णित है। अब ये सवाल नहीं आते हैं। अब उससे ऊपर उठ के लास्ट 75 ईयर्स में राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर 1.5 सालों में किस प्रकार की बातें उभर के आई हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह एक अन्य योजना है सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई, वात्सल्य योजना। इसमें भी कुछ नया फेरबदल किया है। योजना क्या है, योजना का मंत्रालय, योजना का संबंध, उम्र सीमा और प्रोविजन। ठीक उसी तरह दिव्यांग समूह के लिए, जो भी विकलांग लोग थे उनके लिए एक्ट बना, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई और भी कई तरह की चीजें। इसमें भी कुछ नए गाइडलाइन इशू हुए हैं। तो एक्ट क्या है, एक्ट कब बना,
संविधान के नीति निर्देशक तत्व में यह वर्णित है, उसके तहत कुछ अन्य और भी चीजें रखी गई हैं, वो आपको जाननी है। ठीक उसी तरह दिव्यांग समूह को अधिकार बनना किससे जुड़ा है, किस आर्टिकल से जुड़ा है, एक्ट कब बना, आरक्षण कितना दिया गया, अनिवार्य शिक्षा कानून में क्या यह शामिल है या नहीं शामिल है, या इसकी उम्र सीमा कितनी रखी गई है। आगे और देखिए, ये भी सारी बातें हैं। ठीक उसी तरह कुछ अन्य और टॉपिक को लेते हैं। अर्बन एरिया के गरीब्स को लेके योजनाएं बनी है, सामाजिक न्याय के तहत इनकी घोषणा हुई। अब अर्बन गरीब, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है, अर्बन एरिया के गरीबी को लेकर के समाजशास्त्री क्या कहते हैं, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। मतलब शहरीकरण, श्रम, अनियोजित विसाव, दस्तावेज ना होना, ये इनकी कारण है। नीति आयोग ने कुछ खास चीजें बताई हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, उत्तर प्रदेश बिहार का कौन सा शहर, ये कुछ छोटे मोटे फैक्चुअल हैं। छोटे शहरों में घर बनाने के लिए सरकार कितना पैसे दे रही है, और भी कई तरह की चीजें हैं जो आपको जाननी है। उसी तरह ज्ञान भारत मिशन, जो मैंने अभी आपको कतरन में दिखाया, ये उसमें कितने तरह की चीजें हैं, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, डिजिटलाइजेशन कैसे हो रहा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो सरकार ने शुरू किया, क्या यह प्राइवेट सेक्टर के साथ है या नहीं है, जो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न होंगे वो इसी तरह इसमें आपसे पूछे जाएंगे। फिर अर्बन एरिया में वाटर क्राइसिस हो रही है। अब वाटर क्राइसिस के कारण, स्थिति, नियंत्रण, प्रभाव क्यों नहीं, सुझाव, डब्ल्यूएचओ के निर्देश। अब इसमें से जो प्रश्न बनेंगे, जल संकट कहाँ है, 20 शहर शामिल हैं, चेन्नई है, और चेन्नई के अलावा उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ शामिल है, बुंदेलखंड है, गाजियाबाद है, लखनऊ है। अब गाजियाबाद में जल संकट का कारण क्या है, लखनऊ में जल संकट का कारण क्या है, उसके भी स्पष्ट दिशा निर्देश आए हैं। अब जल संकट कहाँ है, कितने शहर शामिल हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा। जब भी प्रश्न पूछेगा तो थोड़ा डीपली पूछेगा। अब चाहे इंटरव्यू देने जा रहे हो या जीएस 5 और 6 में भी उत्तर प्रदेश में जल संकट या उससे चीजें आपसे पूछी जाएंगे। सबसे ज्यादा जल संकट चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली और जयपुर, ये 4 बड़े शहर और उत्तर प्रदेश के शहर। तो कहने का मतलब है, ठीक उसी तरह नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज किस सरकार द्वारा संचालित है, मतलब किस मंत्रालय के द्वारा, बीमा का क्या प्रावधान है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए क्या किया है। उसी तरह पुस्तकालय मिशन में भी हैं। फिर उसके अलावा महिला श्रम भागीदारी को लेकर के, जो अभी मैंने आपको कतरन दिखाया। अब महिला श्रम भागीदारी, उनकी दर क्या है, वो किस क्षेत्र में एक्टिव है, लास्ट 3-4 साल की रिपोर्ट्स आई हैं। शहरी इलाकों में क्या उनकी भूमिका है, ग्रामीण इलाकों में क्या उनकी भूमिका है, उत्तर प्रदेश में किस तरह का क्या रेट है, जैसे 36 से 50% की जो एज लिमिट रखी गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक उसी तरह शहरी और ग्रामीण गरीबी। अब गरीबी तो सब जानते हैं, गरीबी के कारण भी जानते हैं, लेकिन शहरी और ग्रामीण गरीबी को लेकर के कुछ चीजें कही गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नौरंगपुर उड़ीसा भारत के 250 गांवों में सबसे ज्यादा गरीब गांव है। बिहार झारखंड 1 नंबर पर है, मेघालय और यूपी 2 नंबर पर बराबर हैं। अब शहरी गरीबी के कारण संरचनात्मक, परंपरागत, ये कंसेप्चुअल जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं। ठीक उसी तरह नई शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश की भूमिका, नई शिक्षा नीति के तहत संरचना में क्या बदलाव, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव, परीक्षा में क्या बदलाव, उच्च शिक्षा में क्या बदलाव, भाषा नीति में क्या बदलाव, शिक्षण मेथड में क्या बदलाव, डिजिटल एजुकेशन को लेके उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया। इतने प्रश्न या इतने टॉपिक एक साल में चर्चे में सामने आए हैं। आगे और देखिए, ठीक उसी तरह वक्फ एक्ट बना। अब वक्फ एक्ट से रिलेटेड क्या क्या आपको पढ़ना है, सवाल तो आना है। अब किस तरह के सवाल आएंगे, डिस्प्यूट्स क्या है, डिस्प्यूट्स के कारण, विरोधी पक्ष का तर्क, समर्थक लोगों की लॉबी, न्यायिक चुनौती, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय गतिविधियां, और कॉन्स्टिट्यूशनल किस एक्ट के तहत आया। अब इतना लेवल नहीं है यूपीपीसीएस का, लेकिन फिर भी आपको इसमें जानना है। इसके बाहर कुछ नहीं है वक्फ बोर्ड में। अब जिसने वक्फ बोर्ड पर पीआईएल डाला वो उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं। अब उसी में आपको यहां पर चीजें जाननी है। कैसे जाननी है, अब यहां पर आप इस चीज को देखिए। ये देखिए कैसे है।
वक्फ बोर्ड धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक सुरक्षा, निजता, संघवाद, ये 3 चीजों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह वक्फ बोर्ड पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, इसका प्रोविजन किस आर्टिकल में है? ठीक उसी तरह संसदीय विशेषाधिकार और संसदीय क्रियाकलापों से भी जुड़ा है, वो किस आर्टिकल में है? इसके लिए ज्वाइंट पार्लिया कमेटी बनी है। अब तक कितनी बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है? ठीक उसी तरह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, ये किस तरह की कमेटी है? ठीक उसी तरह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जुड़ी हुई पहला कमेटी कौन बना? अभी जो वक्फ बोर्ड पर बना है उसका क्रम क्या है? और वक्फ बोर्ड के बाद भी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है। फॉर एग्जांपल, अब तक लगभग 29 बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, जिसमें 28वां नंबर क्रम है वक्फ का और 29वां नंबर है वन नेशन वन इलेक्शन का। इतने फैक्ट बनते हैं। अब इसमें कहां करंट अफेयर्स है, कहां पॉलिटी है, कहां गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कहना मुश्किल है, लेकिन सवाल यहीं से बनेगा। ठीक उसी तरह वक्फ एक्ट को लेकर के ये स्ट्रक्चर है, अब पढ़ना आपको यही है, आएगा इसी में से ये सारी चीजें। देखिए यहां पर कैसे लिखा है, पहले इसकी मैंने यहां फॉर्मेट बनाई, फिर उसको यहां पर एक्सप्लेन किया, फिर उसको थोड़ा और डिटेल किया कि इसका नाम क्या है, यह कब पास हुआ, यह इस वक्फ एक्ट के विरोध में कौन लोग ही थे, संशोधन हुआ, इसमें जो जेपीसी बना वो भी उसके हेड उत्तर प्रदेश के थे, कितने सदस्य थे लोकसभा से, राज्यसभा से, कितनी चर्चा हुई, राज्यसभा में मंजूरी कब मिली, राज्यसभा में वोटिंग पर वोट कितने पड़े, लोकसभा की क्या स्थिति थी, इसका एम्बिशन सरकार ने क्या घोषित किया है, लक्ष्य उद्देश्य क्या है, इसका नया नाम क्या है, जो अमेंडमेंट हुआ है वो पहले के किस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, पहली बार इसको भारत में मोहम्मद गोरी ने लागू किया, चलो ये अलग बात है। इससे जुड़ा हुआ एक अन्य और कानून पास आउट हुआ है, कानून वक्फ पर कब बना था, पुनः कानून नरसिम्हा राव के कार्यकाल में कब बना। इतने एंगल हैं जो आपको जानने हैं और सवाल किसी भी रूप में आ सकते हैं। उसी तरह महिला आरक्षण के ऊपर विधेयक है, उसका नाम क्या है, कौन संशोधन से बना, इसके तहत क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है, कब से लागू होगा, लागू होने की शर्तें क्या हैं, जो इस साल सवाल बनने की संभावना है, कितने समय के लिए प्रस्तावित है, अब दुनिया में कहां कहां महिला आरक्षण लागू हुआ है, अब जब ये महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो किन किन संविधान के भाग में संशोधन करना है, चाहे वो SC/SC कोटे में हो या राज्यों के सीट्स में हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्रों में। अगर सिर्फ महिला आरक्षण पढ़ रहे हैं तो सिर्फ महिला आरक्षण न पढ़ें, उससे जुड़े हुए सारी चीजें जो चर्चे में हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह वक्फ अधिनियम, यहां पर देखिए क्या प्रसिद्ध नाम, विरोधी संशोधन, जेपीसी, कुल सदस्य, विस्तृत चर्चा और भी कई तरह की चीजें हैं जो इसमें शामिल है। तो अब आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार की चीजें यहां पर हैं। थोड़ा और टॉपिक लेते हैं, यहां पर देखिए जैसे नागरिकता कानून को लेकर नए गाइडलाइन इशू हुए हैं, क्या हुए हैं, 2024 और 2019 में क्या अंतर है, सीए क्या है, सीए किस चीज, इसकी शर्तें क्या है, नियमों का पालन कैसे होगा, आपत्ति क्या है, या फिर और भी मेंस की चीजें हैं जो आगे हैं। अब इसी से जुड़ी हुई चीजें हैं, नागरिकता के कौन पात्र हैं, कौन पात्र नहीं है, समयकाल, विदेशी लोगों के लिए अमेंडमेंट कब कब हुआ नागरिकता में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, डिस्प्यूट्स क्या चल रहा है, संविधान के किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, कब इंप्लीमेंट हुआ, या इसके पहले नेहरू लियाकत समझौता या आसाम में NRC से लेकर के माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन को लेकर भारत के पड़ोसी देशों में जो भी स्थिति रही है उन सबसे चीजें जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल का जो सबसे चर्चित घटनाक्रम जो पीटी के लिए हो सकता है वो ये है कि नागरिकता कानून के किस भाग में कागज दिखाओ या फिर नागरिकता के आवेदन हेतु अहर्ताएं, एलिजिबिलिटी मेंशन है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब या तो आप एक एक छुटवाइए प्रश्नों को रटें या फिर पूरी टॉपिक को 5 मिनट में समझें कि ये चीजें हैं और ये चीजें एग्जाम में आ सकती हैं। एक बार 5 से 7 मिनट को चीजों को समझेंगे ना तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। और देखिए अब ये आर्टिकल 4 जो है लगातार चर्चे में है विधेयक को लेकर के। एक विधेयक
जो राज्यपाल राष्ट्रपति के हेतु, मान्यता हेतु या अप्रूवल हेतु आरक्षित कर लेता है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेके कुछ गाइडलाइन जारी कर दी है कि राष्ट्रपति महोदय आप जल्दी से आरक्षित विधेयकों के ऊपर सिग्नेचर करिए। तो क्या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे सकता है, गाइडलाइन दे सकता है इसी के बारे में? तो क्या कहता है, मतलब तमिलनाडु में विवाद हुआ, विधानसभा ने बिना गवर्नर के अप्रूवल के बिल पास आउट कर दिया, गवर्नमेंट ने कुछ आपत्ति दिखाई, सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे ऐसे किया गया। तो अब उन सारे आर्टिकल्स के बारे में जाने, यही आपको मिलान करने के लिए दे दी जाए। ये पक्का है प्रश्न आएगा, चाहे जिस रूप में आए, टॉपिक यही है, प्रश्न आना ही है। और देखिए, बात होती है लोक अदालतों की। अब लोक अदालत एक विशेष एक्ट से बने हैं, किस एक्ट से बने हैं, किस कब बने, किस तरह की संस्था है, किस तरह के मामले उठाए जाते हैं, किस संविधान संशोधन से लोक अदालतों को आधार प्रदान किया गया, इसके जनक कौन है, लोक अदालत किस प्रकार के फैसले देता है, लोक अदालतों की विशेषता क्या है। 3 स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें से आपको चुनना है या फिर जो फैक्चुअल रहेंगे उनसे जोड़ना है। और देखिए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है कि हमारे देश में जो जज करप्ट पाए गए हैं, जुडिशरी में करप्शन को रोकने के लिए लगातार चर्चे में कुछ कुछ प्रावधान है। तो इसमें हमने ब्रिटेन से भी कुछ लिया है, अमेरिका से भी लिया है, बट न्यायिक महाभियोग न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ये हमने खुद डेवलप की है। ठीक उसी तरह जो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन की अनाउंसमेंट है वो भी हमने खुद डेवलप किया है, किसी अन्य और देश से लिया नहीं। हाँ, कोई जज अपने बिहेवियर से काम नहीं कर सकता, उसको जरूर हमने किसी देश से लिया। अब आपने ये तो पढ़ा है कि हमने न्यायिक सक्रियता अमेरिका से लिया। अगर यही सवाल आ जाए न्यायिक शिकायत प्रणाली किससे ली है, या सुधार के लिए या इम्पीचमेंट के लिए किस देश से लिया है, तो आप फिर सर खजलाने लगेंगे कि ये तो ल्यूसेंट में या ये तो लक्ष्मीकांत में दिया नहीं, ये इंडियन एक्सप्रेस में दिया है। कुल मिलाकर के इस साल जुडिशरी और जजेज के बीच में जो प्रोसेस है, यशवंत वर्मा का केस है, तमिलनाडु का मामला है, राष्ट्रपति का निर्देश है, न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक सूचिता है, एनजीएस कोलेजियम का विवाद है, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक समीक्षा है, महाभियोग है। इतने टॉपिक 1.5 साल में बने हैं और यहां से प्रश्न आना है, चाहे आप पीटी दें चाहे मेंस दें, इससे प्रश्न बनना ही है। प्रश्न कैसे बनेगा, यहां पर है जो नए प्रश्न बनते हैं। उसी तरह परिहार से जुड़ा हुआ मामला है, जेलों में बंद कैदी को लेकर के एक मामला है, संगीता बनाम, उसको लेकर के कुछ जजमेंट आए कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। अब जेल में बंद कैदियों के मूल अधिकारों की व्याख्या करता संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है। अब वहां पर नॉर्मल सा दिखने वाला प्रश्न भी अगर बनता है तो उसके पीछे लॉजिक होंगे। ठीक उसी तरह ये 4 फिर उसी तरह चर्चे में है। 2024-25 की घटना को याद करें तो लगभग संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई लगातार 1 साल से चल रही है। बैंगलोर का मुद्दा अभी आपको आंखों के सामने है कि आप हिंदी ही बोलना है या ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। ठीक उसी तरह देश में सीएए, एनआरसी या संभल की घटना लगातार ऐसी घट रही है जिसको मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरुद्ध समझा जा रहा है। या फिर जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है और राज्य बार बार आरोप लगा रहे हैं कि यह हमारे अधिकारों में अतिक्रमण है, या केंद्र सरकार डिक्टेटरशिप कायम कर रही है, या फिर आरक्षण को खत्म करने का, हालांकि अब ये विवाद पुराना हो गया है, वो भी दिखाई दिया, या फिर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में इंटरफेयर करके कानून बना रही है, या फिर राज्यपालों की सक्रियता भी हमारे सामने। ये देखिए, इतने मुद्दे हैं जो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध को डैमेज कर रहे हैं और ये सब चर्चे में है और यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो एक तो प्रमुख आर्टिकल, फिर उस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंध, सब जानते हैं 3 तरह के संबंध होते हैं। अब वहां से तो प्रश्न नहीं आएंगे, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, सब रट के बैठे हैं। नए प्रश्न कैसे बनेंगे, तो केंद्र सरकार राज्यों में किस प्रकार टांग अड़ा रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, या फिर उनके मामले में दखल दे रहा है। तो ये कुछ आर्टिकल है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कैसे कैसे कानून बना सकता है। ठीक उसी तरह कब कब कानून बनाया, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव, जीएसटी, 15वें वित्त आयोग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
3 विशेष कृषि कानून। ये 5-7 ऐसे उदाहरण हैं। आईएएस के मेंस में भी ये प्रश्न आया था, पीटी में भी आया था, और 2024 के मेंस में यूपी में आना ही आना है। मतलब संविधान में केंद्र राज्य संबंधों के बीच में क्या प्रावधान है, और केंद्र के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि वो राज्यों के अंदर इंटरफेयर करके उनके मामले पर कानून बना रहा है, उस विवाद की समीक्षा तो मेंस में पूछेंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए पीटी के फैक्चुअल प्रश्न जरूर आपसे पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। उसी तरह वोट के लिए रिश्वत मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदला है। तो पहली बार कब चर्चा में आया, किन मामलों के तहत सांसदों के ऊपर केस नहीं लगता या लगता है, क्या कहा गया है, यहां रखा हुआ है। ठीक उसी तरह एक और लास्ट टॉपिक ले लीजिए तो आपके समझ में आ जाएगा। विधेयक को लेके क्या है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक कब कहां कैसे वर्णित हैं, संविधान के किस भाग में है, विधेयकों को लेकर के जो 3 तरह के विधेयक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बीच में क्या अंतर संबंध होता है। ठीक उसी तरह पंचायती राज को लेकर के रिपोर्ट जारी हुई है पूर्ववर्ती। अब यहां पर तो आप लॉर्ड मेयो आर्टिकल 40, 246 स्थानीय प्रशासन, बलवंत राय, अशोक राय, जीके राव, थुंगन, अक्सर ये हर 2 साल पर यूपी में पीटी पे आता है। ये तो ओवरव्यू करना ही करना है। इसके अतिरिक्त 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, पेशा एक्ट, ये अभी कैसे हुआ, नया क्या हुआ है, पंचायत दिवस से लेके ग्राम स्वराज से लेकर के 2024-25 में मुखिया पति सरपंच पति नामक 2 पदों को लेकर के कुछ गाइडलाइन इशू की है, केरल ने कुछ कानून बना लिया। यहीं से सवाल बन सकता है। अब आप सिर्फ पंचायती राज, संविधान का 73वां संशोधन ये तो रट के बैठे हैं, हो सकता है प्रश्न आए, लेकिन 1.5 सालों में पंचायती राज को लेकर के जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, उसी तरह आर्टिकल 244 को लेकर के पूर्वोत्तर राज्य में आसाम को लेकर के कुछ जो प्रोविजन किया गया उसके बारे में है। ठीक उसी तरह इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में कौन कौन सी कमेटियां बनी, कब कमेटी बनी, क्या क्या सुझाव इनको दिया गया, इनको टैली कराने के लिए प्रश्न आते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेके पिछले 1.5 सालों में देश में क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब मेन बात यही है कि प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं सब चीजों से आधारित होते हैं। अगर आपको 1-1.5 साल में देश में चलने वाली सारी चीजों के बारे में समझ है, उनसे रिलेटेड आपके पास कंटेंट है, उनसे जुड़े हुए फैक्चुअल चीजें सभी आपने टू द पॉइंट नोट की है, तो आप 110% भरोसा रखिए कि आप जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉलिटी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से लगभग सारे प्रश्नों को आप कवर कर लेंगे, और उन सभी प्रश्नों को में से कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे। जो भी 1.5 साल में हो रहा है, अब आपकी जिम्मेदारी है उनका कतरन कटिए, उस टॉपिक को कलेक्ट करिए, उसको डिटेल पढ़िए, उससे जुड़े हुए चीजें जो कुछ भी आपके पॉलिटी की किताब में है, चाहे वो एनसीईआरटी में है या लक्ष्मीकांत जैसी किताबों में, उनको क्लियर करिए। जो नए जजमेंट्स आए हैं वो किताबों में नहीं है, उनको भी उससे जोड़ करके अपनी चीजों को कवर करिए, तब जाकर के पीटी के सारे सवालों को आप कवर कर पाएंगे। मेंस के क्वेश्चंस को देखिए, 80% मेंस के क्वेश्चन फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं, उनके पीछे लॉजिक यही रहता है। 5 साल के पेपर को मैंने एक्सप्लेन किया है, देखिए सारे प्रश्न फंस जाते हैं। पीटी में भी उसी तरह सारे प्रश्न टैली करेंगे। अब ये आप या तो खुद से करिए या तो हमसे जुड़िए। अगले 100 घंटे में 750 टॉपिक हमने जीएस में इसी से निकाला है। वो हिस्ट्री से भी है, पॉलिटी से भी है, इकोनॉमी से भी है, आईआर से भी है, साइंस टेक से भी है, इन्वायरमेंट से भी है, और उसको ट्रेडिशनल जीएस से जोड़ा है। और लगभग 1000 से 1200 छोटे बड़े फैक्ट प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं अगले 100 घंटे में, ताकि पीटी की जितनी भी मेरिट जाती है उससे 10 क्वेश्चन आपकी मेरिट ऊपर जाए, 100+ आपका स्कोर हो और आप एकदम सेफ रहें। कहीं कोई 100% आपका स्कोर 10 क्वेश्चन से आप एकदम निश्चिंत रहें कि पीटी में ये चीजें हो सकती हैं। ट्रेडिशनल किताबों पढ़ने का या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाने का दौर गया। अब वो समय गए जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर को रट करके
आप पीटी निकालने का दावा कर सकते थे। 2024 का पीटी अगर आपने देखा होगा तो आपके समझ में आ गया। और सिर्फ 2024 के पीटी को देखिए, मैंने 3 घंटे एक्सप्लेन किया है कि प्रश्न का ट्रेंड बदल रहा है। अगर आपने अपने ट्रेंड को नहीं बदला तो पीटी में आपको समस्या आ सकती है। अब डिसाइड आपको यह करना है कि आप मैगजीन के फैक्चुअल लाइन को रट रहे हैं या चीजों को अंडरस्टैंड करके समझ रहे हैं। डेली 1 घंटे दीजिए, अगले 100 घंटे में मेरा दावा है 110% पीटी के आप स्कोर को अपने हाथ में करके आगे रहेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, नहीं तो आप YouTube पर बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन के कगार पर या लवासना पहुंचा देते हैं या यूपी में एसडीएम बना देते हैं। ऐसे नहीं होता है। बहुत परिश्रम करना होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, बहुत चीज़ों के ऊपर क्लियरिटी होनी चाहिए। राइटिंग भी आपकी, आंसर राइटिंग की टेक्निक्स भी उसी तरह होनी चाहिए। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण है पहला पीटी के क्रॉस को या पीटी के बॉर्डर को पार करना। तो अब सिर्फ 100 घंटे आप हमें देते हैं तो 110% पीटी के बॉर्डर को पार करेंगे। 5 फाइनल टेस्ट पेपर भी हम डिस्कस करेंगे अगले महीने इसी कोर्स में। तो जुड़िए हमारे साथ।